बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर सईद अहमद from Admire College of Science and Commerce, Multan. Today I am going to deliver the lecture of Law of Equimarginal Utility to Commodity Model. इससे पहले जो हमने मॉडल पढ़ा था वो सिंगल कमोडिटी था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, जिसमें कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज का, गिवन रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करना चाहता है। कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करना अहम गोल है। मेन एम्स टू गेटिंग द मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन। दिस लॉ हेल्प्स द कंज्यूमर इन अचीविंग हिज टारगेट। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इफ अ पर्सन हैज अ थिंग which can be put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that it has the same marginal utility. अब इस डेफिनेशन को देखें तो अल्फ्रेड मार्शल ने यह कहा है कि जब भी कंज्यूमर के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर वो उन रिसोर्सेज से कोई मुख्तलिफ अशिया खरीदता है बाजार से, तो जितनी भी अशिया खरीदेगा तमाम अशिया की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होनी चाहिए, जितनी भी खरीदेगा। तो इसका मतलब यह है कि लास्ट यूनिट यूटिलिटी सब गुड्स की इक्वल होगी, तो तब कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगी और उसे सबसे ज्यादा फायदा होगा और उसके रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एज अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज इनकम अल्टरनेटिवली in such a way that the marginal utilities of the commodities would be equal to one another, so that total utility can be maximum. तो इसमें हम ये लेते हैं कि हमारे पास अगर ये यूटिलिटीज दी हुई हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी गुड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी गुड, अप टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन गुड। अगर हम टू कमोडिटी मॉडल ले रहे हैं तो हम लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो ये टू गुड्स केस हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ इन इकोनॉमिक्स that helps consumer in connection with the maximum utilization of scarce resources. जो भी यहाँ कंज्यूमर के पास रिसोर्सेज थे, तो इसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी, अप टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन। तो हम टू गुड्स मॉडल ले रहे हैं तो हम इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी। टू कमोडिटी केस है और दो गुड्स वो मार्केट से खरीदना चाहता है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि एक कंज्यूमर है जिसके पास 8 मनी यूनिट्स हैं, 8 मनी यूनिट्स। ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई वांट टू स्पेंड। द क्वेश्चन बिफोर हिम इज हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ मनी शुड बी स्पेंट ऑन गुड एक्स एंड गुड वाई, कि वो गुड एक्स पर और गुड वाई पर कितने यूनिट स्पेंड करना चाहता है। तो इसके लिए हम देखते हैं, व्हाइल टेकिंग द डिसीजन ही विल कीप द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ टू कमोडिटीज। तो कंज्यूमर सबसे पहले उन्हीं चीजों को खरीदेगा जिसमें उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी चीज को हम देखने के लिए उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का एक टेबल बनाते हैं कि वो क्या यूटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो उसके टेबल के मुताबिक हम पहले कॉलम में मॉनेटरी यूनिट्स लेते हैं, दूसरे कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स लेते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ये हमारा एक एक्सपेक्टेड टेबल है जिसे वो खरीदना चाहता है। फर्ज करें कि अगर वो अपना पहला मनी यूनिट खर्च करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स 20 मिलती है, सेकंड पर 18, थर्ड पर 16, इसी तरह फर्दर वो क्या होती, कम होते होते 6 यूटिल्स तक आ जाती है। क्योंकि अगर वो एक ही शेयर खरीदेगा तो उसकी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी या टोटल यूटिलिटी जो है 104 यूटिल्स हासिल होगी। इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई गुड्स, अगर हम कहें कि पहला रुपी खर्च करने से उसको 16 यूटिल्स यूटिलिटी मिलती है, सेकंड यूनिट्स पर उसको 14 यूटिल्स मिलते हैं, थर्ड पर 12 मिलते हैं। इसी तरह अगर वो कॉन्टिन्यूअस यूज रखेगा तो उसे 2 यूटिल्स तक लास्ट 8th रुपी खर्च हो जाएंगे, तो उसकी टोटल यूटिलिटी 72 बनेगी। इस तरह कंज्यूमर या तो एक्स गुड खरीद सकता है या वाई, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कंज्यूमर दोनों गुड्स खरीदे। तो जब वो दोनों गुड्स खरीदेगा तो वो इस तरह से खरीदेगा कि इसमें सबसे पहले देखेगा कि फर्स्ट रुपी खर्च करता है तो 20 यूटिल्स ज्यादा बेनिफिट है, इधर देखेगा 16 यूटिल्स हैं, तो फिर सेकंड रुपी पर भी 18 यूटिल्स, क्योंकि इसको कंपेयर करेगा वाई को एक्स के साथ। जब थर्ड रुपी खर्च करने लगा कि इसके 16 यूटिल्स हैं, इसके भी 16 हैं, तो वो फर्ज करते हैं कि इसको खरीद लेता है क्योंकि इसके 2 यूनिट वो पहले खरीद चुका है। फोर्थ रुपी पर ये 16 यूटिल्स खरीदता है, फिफ्थ पर ये 14 खरीदता है, फिर 6 पर ये 14 यूटिल्स खरीदता है, इसी तरह से 7 पर ये 12 यूटिल्स खरीदता है और 8 पर भी 12 यूनिट्स। तो इससे ये होता है कि इसके लास्ट यूनिट की यूटिलिटी और इसके लास्ट यूनिट की यूटिलिटी ये दोनों क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। तो हम ये कहते हैं कि जितनी भी वो बाजार से चीजें खरीदेगा उस तमाम यूटिल्स, लास्ट यूटिल्स की यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए।
तो हमें यहां से अंदाजा हुआ था कंज्यूमर ने कितनी चीजें खरीदी कि एक्स गुड के 1 2 3 4 5 यूटिल्स खरीदे और 5 यूनिट्स खरीदे, और इस तरह वाई के 1 2 3 यूनिट्स खरीदे। तो इन तीनों यूनिट्स को खरीद कर उसने जो टोटल यूटिलिटी ड्राइव की है वो फिर हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी बनती है। तो एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू लॉ के मुताबिक देखें, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ही विल स्पेंड Rs 5 rupee on commodity X and Rs 3 rupee on commodity Y. Commodities are equal. In this way the consumer will get maximum satisfaction. Utility from commodity X by spending Rs 5 rupee. फर्स्ट यूनिट से 20, 18, 16, 14, 12 को ऐड करेंगे तो 80 यूटिल्स बनते हैं टोटल, जो उसे एक्स गुड से मिले। वाई गुड से जो मिलेंगे उसे वो है हमारे पास 3 रुपीज स्पेंड करने के बाद 16, 14, 12 इक्वल टू 42 यूटिल्स। सो टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स एंड वाई बाय स्पेंडिंग Rs 8। अगर हम इन दोनों को 80 को और 42 को ऐड कर दें तो 122 यूटिल्स बनते हैं। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं जो इसको सबसे ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करे। तो एक और हम तरीकाकार बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ, कि अगर वो इस तरह खर्च करे कि टोटल यूटिलिटी उसकी कितनी मिलती है, तो वो जो कि लेस देन 122 रहती है, अगर वो 1 रुपया कम कर दे, इधर 1 रुपया इधर बढ़ा दे, एक्स गुड पर अब 5 की बजाय 6 कर दे और वाई गुड पर 3 की बजाय अब 2 रुपीज स्पेंड करे, तो टोटल यूटिलिटी ये बढ़कर 90 हो जाएगी और ये 30 हो जाएगी। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 120 होगी। तो हालांकि पिछली एग्जांपल में हमारे पास 122 यूटिलिटी मिल रही थी, अब कितनी मिल रही है 120। तो इसका मतलब है कंज्यूमर की यूटिलिटी बढ़ने की बजाय क्या हो गई है, कम हो गई। तो कंज्यूमर कभी भी इसके मुताबिक अमल नहीं करेगा। अब उस टेबल के मुताबिक हम डायग्राम बनाएंगे जिसमें हमने ये शो करना है कि कंज्यूमर की यूटिलिटी इक्वल किस पॉइंट पर होगी। टेबल के मुताबिक जब वैल्यूज मिलाते हैं तो हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स का ये कर्व बनता है और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई का ये कर्व बनता है। अब कंज्यूमर ने चूंकि 5 यूनिट खरीदे थे तो ये 5 यूनिट से हम जब यहां जाएंगे तो हमारे पास ये 12 यूटिलिटी मिलती है। इसी तरह वाई गुड के 3 यूनिट खरीदे, बी पॉइंट पे आगे, बी और सी को अगर हमने मिला दिया तो हमारे पास ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो गया। दूसरा केस है हमारे पास कि अगर हम इसमें 1 गुड का इजाफा कर देते हैं और इधर 1 रुपया कम कर देते हैं, जब हमने 1 रुपया ज्यादा खर्च किया तो इसकी यूटिलिटी यहां 10 पॉइंट्स पर आ गई और इधर चूंकि वो पहले 12 खरीद रहा था वो छोड़ दिए, अब सेकंड पर जब आया तो यहां 14 खरीद रहा है, तो ये जो एरिया बनेगा कंज्यूमर का, ये सारा कंज्यूमर का लॉस एरिया है और ये उसका गेन एरिया है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर का जो लॉस है वो ग्रेटर देन टू गेन है। तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर को लॉस ही हुआ। तो कंज्यूमर ऐसी सिचुएशन पर कभी भी नहीं जाएगा। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम सिर्फ इन 2 पॉइंट्स पे बनता है, बी और सी पर। यहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हासिल करता है और इक्विलिब्रियम हासिल करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी हासिल करता है। इसी तरह से कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर यह लॉ एप्लीकेबल नहीं होता या जिस पर हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ द लॉ, कि जहां यह लॉ अप्लाई नहीं हो रहा होता। तो उसमें हम कहते हैं फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। कस्टम्स एंड फैशंस पर इस कानून की अमलदारी नहीं होती, क्योंकि रवाज जो है किसी भी वक्त कहीं पर भी तब्दील हो सकते हैं, फैशन भी चेंज हो सकता है। जब फैशन चेंज होता है तो हमारी यूटिलिटी भी चेंज हो जाती है, और फैशन की यूटिलिटी कम नहीं होती और कस्टम की यूटिलिटी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती है, डिमिनिशिंग में नहीं आती। इग्नोरेंस, सम टाइम लोगों को पता ही नहीं होता, वो ला इल्म होते हैं मार्केट के बारे में कि कीमत ज़्यादा है, कम है, कहाँ कोई चीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही, कैसे खरीद रहे हैं। इंडिविजिबल कमोडिटीज़, कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो उनकी यूटिलिटी के बारे में सही तौर पर पता नहीं चलता, वो हमें बल्क क्वांटिटी में इकट्ठी ही खरीदनी पड़ती है। जैसे कि मैं मिसाल देता हूं कि एक गाड़ी है तो इकट्ठी खरीदनी है, ये नहीं कि हमने गाड़ी को बाई पार्ट्स करके खरीदना है, उसके एक एक टुकड़े को करके नहीं खरीदना, वो इकट्ठी खरीदनी है। तो उस हवाले से भी उसकी यूटिलिटी के बारे में या उसकी लाइफ के हवाले से हम सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते। टाइम एलिमेंट है, टाइम का कुछ पता नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इलेक्ट्रॉनिक की अशिया जो लंबा अरसा तक भी चल सकती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो लंबा अरसा तक नहीं चल सकती, जिसकी वजह से ये चीज़ें भी हमारी एक्सेप्शन में शामिल हो जाती हैं। एडवर्टाइजमेंट हमारी यूटिलिटी को इफेक्ट करती है, यूटिलिटी बढ़ भी सकती है एडवर्टाइजमेंट से, और एडवर्टाइजमेंट से यूटिलिटी को कम भी किया जा सकता है, यानी वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज भी हो जाती है और इंक्रीज भी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर एंड हुआ आज का।